नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नोट्स डिस्कस करेंगे। नोट्स बताएंगे आपको। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इंडस्ट्रीज, जो कि क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर है। तो चलिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि तो इसको बहुत जल्द हम लोग स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्दी से हम लोग इस चैप्टर के बारे में देखेंगे थ्रू दिस नोट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बात करी गई है व्हाट इज़ सेकेंडरी एक्टिविटी। अब देखिए, एक प्राइमरी एक्टिविटी होती है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, वो प्राइमरी एक्टिविटी है जो हम लोग को रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करके देता है, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटी। और उस रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाला जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, दैट कम्स अंडर सेकेंडरी एक्टिविटी। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए इंडस्ट्रीज़ जो है या इंडस्ट्री में जो वर्क होता है ये कौन सी एक्टिविटी में आएगा, तो आप कहेंगे इट कम्स अंडर सेकेंडरी एक्टिविटी। अब इंडस्ट्री क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो रिलेटेड होती है किससे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से। गुड्स मतलब होता है जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, उससे रिलेटेड है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स की बात करी जाए, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज की बात करी जाए, तो ये सब कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज समझिएगा कि जो सर्विसेज हैं, जैसे सर्विसेज में आपका आ जाएगा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, तो ये सब किस में आएगा, ये सब आएगा आपका इंडस्ट्री का ही एक पार्ट है। तो सबसे पहला जो काम है इंडस्ट्री का वो क्या है, गुड्स को प्रोड्यूस करना। दूसरा है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना। मिनरल्स मतलब कौन से मिनरल्स, तो मिनरल्स किसी भी तरीके के हो सकते हैं, मेटालिक मिनरल्स हो सकते हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स हो सकते हैं। जैसे आयरन ओर है, तो आयरन ओर एक मिनरल है, ठीक है, उसको कहीं से एक्सट्रैक्ट करना, जिस जगह पे वो पाया जाता है उस जगह से उसको निकालना किस में आएगा, एक इंडस्ट्री का फंक्शन आएगा। इंडस्ट्री का एक और फंक्शन होता है प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज को प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री के कुछ फंक्शन हो गए। अच्छा, इसमें कुछ बातें समझिए। ऐसे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की बात करी गई, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कैसी एक्टिविटी है, तो ये एक प्राइमरी ये एक सेकेंडरी एक्टिविटी है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स की बात की जाए तो ये प्राइमरी एक्टिविटी है। ठीक है, और सर्विसेज का प्रोविज़न जो है, प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज मतलब सर्विसेज को प्रोवाइड करना, तो ये कैसी एक्टिविटी होती है, तो ये टर्शरी एक्टिविटी होती है। तो प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शरी एक्टिविटी, तीन तरीके की एक्टिविटी है जो कि इंडस्ट्री में आती है। नेक्स्ट पे आते हैं, रॉ मटेरियल की बात करी गई है कि रॉ मटेरियल क्या होता है। तो देखिए, कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है, जैसे मान लीजिए बिस्कुट की फैक्ट्री आप सेटअप करना चाह रहे हैं, तो बिस्कुट की फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। क्या क्या, जैसे आपको मैदे की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आपको शुगर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, आपको मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो शुगर हो गया, ये मैदा हो गया, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, रॉ मटेरियल हो जाएंगे। ठीक है, तो रॉ मटेरियल क्या होता है, इंडस्ट्री अंडर दिस आर बेस्ड ऑन। अब देखिए, इस बेसिस पे, रॉ मटेरियल की बेसिस पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जिससे पहला पार्ट कहा गया एग्रो बेस्ड। एग्रो मतलब होता है एग्रीकल्चरल, ठीक है, मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो एग्रीकल्चर से बेस्ड हैं या एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, दे आर कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। इसके बाद मिनरल बेस्ड, जो मिनरल से रिलेटेड है, जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल से जो रिलेटेड है, जैसे आयरन ओर का एक्सट्रैक्शन है, गोल्ड का एक्सट्रैक्शन है, बॉक्साइट का एक्सट्रैक्शन है, तो इससे जो रिलेटेड होती है दे आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। मरीन बेस्ड, अब मरीन प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे फिशेज़ हैं, ठीक है, तो ये सब किससे रिलेटेड है, मरीन बेस्ड इंडस्ट्री से रिलेटेड। और फॉरेस्ट बेस्ड एक और होती है। तो ये जो डिवीज़न किया गया है, एग्रो बेस्ड, मरीन बेस्ड, मिनरल बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड, ये किस पे किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के हिसाब से हम लोग ने इसको इस तरीके से डिवाइड किया है इंडस्ट्रीज़ को। साइज़ ऑफ द इंडस्ट्री के हिसाब से अगर डिवीज़न देखा जाए, तो देखिए, साइज़ मतलब होती है इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, उसमें रॉ मटेरियल कैसा यूज़ हो रहा है, कितना बड़ा यूज़ हो रहा है, कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है, लेबर कैसे हैं, कम है ज़्यादा है, तो उस पे बेसिस पे हम लोग ने क्या किया, इंडस्ट्री को डिवाइड किया है। और दो पार्ट्स में डिवाइड किया है मेनली, पहली है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और दूसरी है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, अब ये जो साइज़ ऑफ इंडस्ट्री है, साइज़ में कौन किस किस चीज़ों के साइज़ देखे जाएंगे, तो जैसे कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल का मतलब क्या होता है कि उस इंडस्ट्री में कितना पैसा लगा है, ठीक है, तो वो डिसाइड करता है कि इंडस्ट्री कैसी होगी। अगर बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है इंडस्ट्री में, तो कहीं ना कहीं वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो जाएगी। और अगर छोटे स्तर की इंडस्ट्री है, जैसे मान लीजिए घर में बिस्कुट बनाने की आपने एक छोटी सी फैक्ट्री खोली, तो वो किस में आ जाएगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आ सकता है। नंबर ऑफ़ पीपल एम्प्लॉयड, अगर लोग बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं उस इंडस्ट्री में, ठीक है, जैसे टाटा है, तो टाटा एक इंडस्ट्री है, तो टाटा किस में आएगी, टाटा में बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, तो वो आ जाएगी लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। लेकिन अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत कम लोग इन्वॉल्व हैं, तो उसमें वो कौन सी इंडस्ट्री आएगी, दैट विल बी अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कहा गया, तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि इंडस्ट्री का जो डिवीज़न है वो साइज़ के हिसाब से कैसे होगा। तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उसका प्रोडक्शन कितना है। ठीक है,
तो अब आते हैं, डिवाइड करते हैं एक करके कि एक्सप्लेनेशन करते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होती है। तो पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है मेनली किससे होती है, हाथों से ही होती है। मतलब उसमें कोई मशीन, बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि छोटे लेवल पे देखिए इंडस्ट्री बनाई गई है, छोटे लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है, कम प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये जो मेनली प्रोडक्शन होता है इसमें किससे होता है, हैंड से होता है, मतलब अपने हाथ से ही लोग चीज़ों को बना देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दो चीज़ों का एग्जांपल दिया है, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है, हाउस होल्ड इंडस्ट्री है, तो ये किससे रिलेटेड है, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसके बाद यहाँ पे देखिए बात करी गई है लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो देखिए यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के केस में अगर देखा जाए तो जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, जो सेटअप करने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए जो अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के केस में बहुत ही कम होती है, कह सकते हैं कम होती है, ठीक है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी बहुत कोई अच्छी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी मोटी टेक्नोलॉजी से भी काम चल जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के, जैसे बास्केट वीविंग है, ठीक है, बास्केट वीविंग एक इंडस्ट्री हो गई, पॉटरी की इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ है। आप लोग ने वो जो सॉफ्ट टॉयज़ देखे होंगे तो सॉफ्ट टॉयज़ भी इसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब कौन सी इंडस्ट्री हो गई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई। इसके बाद देखिए इसका लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करिए तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री नाम से पता चल रहा है लार्ज स्केल, मतलब जो रेट ऑफ प्रोडक्शन होगा, जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में होगा, और उस हाई क्वांटिटी के प्रोडक्शन को करने के लिए हमको अच्छी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, अच्छी मशीन्स की ज़रूरत है, ठीक है, हायर कैपिटल की ज़रूरत है, मोर नंबर ऑफ लेबर्स की ज़रूरत है। तो ये सब किस में आती हैं, तो दे ऑल कम्स अंडर लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, कैपिटल हाई होगा, टेक्नोलॉजी सुपीरियर होनी चाहिए। अगर देखिए अगर ख़राब टेक्नोलॉजी होगी, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। एग्जाम्पल दिया गया लार्ज स्केल इंडस्ट्री का, जैसे ऑटोमोबाइल है। जैसे ऑटोमोबाइल का मतलब क्या होता है, जैसे टू व्हीलर्स हैं, फोर व्हीलर्स हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है दे ऑल कम्स अंडर लार्ज स्केल इंडस्ट्री। कोई घर में मोटरसाइकिल और कार को नहीं बना सकता, उसके लिए हम लोग को टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी इंडस्ट्री को क्या कहा जाएगा, दे आर कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इसके बाद एक और एग्जांपल दिया हैवी मशीनरी। अब ओनरशिप का मतलब होता है कौन उसको ओन करता है, मतलब वो किसकी इंडस्ट्री है, एक इंडिविजुअल की है, कोऑपरेटिव है, सरकार की है, ठीक है, या किसी और की है। तो उस पे बेस्ड अगर देखा जाए तो हमारे पास फिर से डिविजन्स हैं इंडस्ट्री के, और वो कौन कौन से हैं। तो पहला है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है जो एक इंडिविजुअल ओन कर रहा है, ठीक है, एक पर्सन ओन कर रहा है या ग्रुप ऑफ पर्सन ओन कर रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है, पब्लिक सेक्टर और स्टेट ओन का मतलब होता है जो सरकार ओन करती है, गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है PSUs, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। इसका जॉइंट सेक्टर कहा गया। जॉइंट सेक्टर का मतलब यहाँ पे प्राइवेट का भी कहीं ना कहीं स्टेक है, और साथ ही साथ सरकार का भी स्टेक है। जैसे अभी तक एयर इंडिया था, ठीक है, उसमें प्राइवेट का भी स्टेक था और सरकार का भी था, अब पूरा पूरा प्राइवेट हो गया है, वो बात अलग है, ठीक है। तो जॉइंट सेक्टर में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आती हैं जो कहीं ना कहीं प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही ओन करते हैं। कोऑपरेटिव का मतलब होता है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, अगर वो कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी जैसे अमूल है, ठीक है, तो अमूल क्या है, अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ओन करती है, तो इसको इसीलिए किस में रखा जाता है, कोऑपरेटिव सेक्टर में रखा जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर की। तो प्राइवेट सेक्टर को ओन कौन करता है, या तो इंडिविजुअल ओन करेगी या तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जैसे एक या तो पर्सन ओन करेगा या तो कई सारे पर्सन होंगे, उन्होंने उस इंडस्ट्री को बनाया होगा, उस इंडस्ट्री को मतलब ये सेटअप किया होगा, तो उस इंडस्ट्री को कहेंगे हम लोग प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। जैसे यहाँ पे टाटा की बात करी गई, बजाज की बात करी गई। टाटा भी आप देखेंगे एक सिंगल पर्सन की है, ठीक है, तो इसको इसीलिए किस में रखा गया है, प्राइवेट में रखा गया है। बजाज की बात करी जाए तो इसका भी ओनर है, एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, तो इसीलिए इसको किस में रखा गया है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में रखा गया है। पब्लिक सेक्टर की बात करी जाए तो पब्लिक सेक्टर को ओन कौन करता है, तो ये होती है गवर्नमेंट, ठीक है। सरकार की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे आपने देखा होगा इंडियन ऑयल, ठीक है, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, तो कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, भेल हो गया, सेल हो गया, SAIL जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। तो ये सब कैसी इंडस्ट्रीज़ हैं, सरकार की इंडस्ट्रीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ये कौन ओन करता है, गवर्नमेंट या स्टेट ओन करती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करी गई जॉइंट सेक्टर की। जॉइंट सेक्टर में क्या होता है, जॉइंट सेक्टर जो है वो दोनों ओन इसको करते हैं, मतलब ये ओन एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। देखिए
यहाँ पर जॉइंट सेक्टर के केस में अगर देखा जाए तो सरकार तो है ही है, मतलब ये गवर्नमेंट तो है ही, गवर्नमेंट का तो रोल है ही है इसमें, लेकिन गवर्नमेंट के साथ साथ या तो एक पर्सन का भी रोल होगा, मतलब एक इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल का रोल होगा, या तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का भी रोल यहाँ पर होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जॉइंट सेक्टर को ओन करने वाले दो लोग हैं, पहला तो गवर्नमेंट है जिसको स्टेट कहा गया है, और दूसरा कौन है, प्राइवेट इंडिविजुअल भी हो सकता है, ठीक है, और या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, ठीक है, ग्रुप हो सकता है कई सारे लोगों का। तो ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, इन पे रूलिंग करते हैं, इस पे कह सकते हैं इनकी मैनेजमेंट करते हैं, इनको देख रेख करते हैं। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में। अब जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो देखिए इसके जो एग्जांपल्स हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री के, वो उसमें एक एग्जांपल है आपका अमूल। अमूल आपको पता होगा आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड होता है, ठीक है, गुजरात में लोकेटेड है, मेनली इसका हेडक्वार्टर जो है वहीं से आई थी ये। और इसके बाद एक और एग्जांपल दिया मदर डेयरी, ये दिल्ली में, कहीं ना कहीं सरकार का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है, और साथ ही साथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी इसको चलाते हैं। अब ये जो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है इसमें एक और एग्जांपल याद रखिएगा, फर्टिलाइज़र से रिलेटेड है इफ़को, ठीक है, इफ़को एक कंपनी है, इफ़को एक पीएसयू है जो कि सरकार ओन करती है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी उसको चलाते हैं। तो इसमें मेनली जॉइंट सेक्टर में आ जाएगा ये भी एग्जांपल। और जॉइंट सेक्टर के जो भी एग्जांपल हमने बताया, चाहे इफ़को हो गया चाहे अमूल हो गया, यही कोऑपरेटिव सेक्टर के भी एग्जांपल हैं। तो कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है, ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसको ओन करने का काम, जिसको ऑपरेट करने का काम जो सप्लायर्स होते हैं, या ये कह सकते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं रॉ मटेरियल के, वही करते हैं। जैसे मान लीजिए अमूल की बात करी जाए तो अमूल को ऑपरेट कौन कर रहा है, तो अमूल को ऑपरेट करने वाले वही लोग हैं जो दूध की सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो दूध को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल मतलब जो मिल्क है उसको प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं जो उनको सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री जिसमें प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ही क्या होते हैं, उसको ओन करते हैं या उसको ऑपरेट करते हैं उस इंडस्ट्री को, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए दिया गया है अमूल, अमूल का फुल फॉर्म दे दिया है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। सुधा डेयरी का भी एग्जांपल दिया है, तो ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब कोऑपरेटिव सेक्टर यूनिट्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं जो लोकेशन होती है इंडस्ट्री की, कि इंडस्ट्री को कहाँ सेटअप करना चाहिए, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब देखिए कोई भी इंडस्ट्री है, कहीं भी उसको सेटअप नहीं कर सकते कि आपने कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री को लगा दिया, जरूरी नहीं वो इंडस्ट्री काम करे या वो प्रॉफिट दे आपको, वो डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पे कि कोई भी इंडस्ट्री अगर आप सेटअप करना चाह रहे हैं तो उसको कहाँ सेटअप किया जाए। पहली बात, सेटअप करने के लिए रॉ मटेरियल वहाँ पर आसानी से अवेलेबल हो, ठीक है, मतलब ऐसा हो जैसे अमूल है, ठीक है, अमूल अगर मान लीजिए एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हमको मिल्क की ज़रूरत है, ठीक है, जिसमें रॉ मटेरियल क्या है, मिल्क है। अब आपने अमूल की इंडस्ट्री ऐसी जगह लगा दी जहाँ पर मिल्क हो ही नहीं रहा था, जहाँ से मिल्क हम लोग को लाने के लिए बहुत पैसा देना पड़ रहा था, तो ऐसी जगह आप ये इंडस्ट्री लगा देंगे तो बेकार है, आपका नुकसान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह इंडस्ट्री लगानी चाहिए जहाँ पर रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल हो, लैंड आसानी से अवेलेबल हो, वाटर अच्छे खासे अमाउंट में अच्छा वाटर अवेलेबल हो, ईजीली अवेलेबल हो, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लेबर, चीप लेबर की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली लेबर ना हो, ठीक है, चीप लेबर्स हों। पावर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, पावर का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आप कोई भी इंडस्ट्री लगाएंगे तो वहाँ पे मशीन्स होंगी, और मशीन्स हैं तो मशीन्स को रन करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आपने एक ऐसी जगह इंडस्ट्री लगा दी जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, तो वो आपकी इंडस्ट्री ख़राब हो जाएगी, वो वर्क नहीं करेगी। कैपिटल की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, कैपिटल का मतलब होता है मनी, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, आप मशीन्स खरीद रहे हैं, आप स्पेस खरीद रहे हैं, आप लैंड खरीद रहे हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कैपिटल की भी नीड बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट और मार्केट। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई ऐसी जगह पे इंडस्ट्री लगा दी जहाँ से शहर तक का कोई रास्ता ही नहीं था, और रास्ता था भी तो बहुत ज़्यादा ख़राब था, या वहाँ से उस शहर तक जाने के लिए कोई वाहन ही नहीं था, कोई ट्रांसपोर्ट ही नहीं था, तो ऐसी जगह पे इंडस्ट्री नहीं बनाई जाती है। इंडस्ट्री वहीं बनाई जाती है जहाँ से मार्केट बहुत पास हो और साथ ही साथ आसान हो वहाँ तक जाना, ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं ईजिली एक्सेसिबल हो, तो ऐसी जगह पे इंडस्ट्री को बनाया जाता है। अब इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री क्या करती है, इंडस्ट्री लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। अब देखिए जितनी बड़ी बड़ी आपके पास सिटीज़ हैं, जैसे मुंबई हो गई, चेन्नई हो गई, बेंगलोर हो गई, ठीक है, मद्रास, और भी बहुत सारी जगह है, जैसे मान लीजिए आप देख लें कानपुर हो गया, तो ये सब डेवलप्ड क्यों हैं, या ये सिटीज़ ग्रोथ क्यों कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन मेनली करता क्या है, किसी भी जगह की ग्रोथ और डेवलपमेंट में वो मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम। अब देखिए इंडस्ट्रियल सिस्टम 3 चीज़ों में मेनली काम करता है। किसी भी इंडस्ट्री में 3 चीज़ें होती हैं, पहला होता है इनपुट,
जो रॉ मटेरियल है, इनपुट जो हम लोग करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में। दूसरा होता है प्रोसेसेस। प्रोसेसेस का मतलब उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है, उस रॉ मटेरियल को कुछ ना कुछ उसमें प्रोसेसिंग करी जाएगी जिससे एक फाइनल आउटपुट हम लोग को मिल जाता है, और फाइनल आउटपुट को बोला जाता है प्रोड्यूस्ड या कह सकते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है रॉ मटेरियल, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर आर दी इनपुट्स। तो इनपुट्स में क्या क्या है, सबसे पहला रॉ मटेरियल है, दूसरा है लेबर। लेबर भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल ये कह सकते हैं इनपुट होता है किसी भी इंडस्ट्री में। कॉस्ट ऑफ द लैंड भी इनपुट है, क्योंकि देखिए कॉस्ट ऑफ द लैंड भी किसको बियर करना है, जो उस इंडस्ट्री का मालिक है उसको ये बियर करना होता है। ट्रांसपोर्ट भी एक इनपुट है, पावर भी इनपुट है, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉस्ट है वो भी कहीं ना कहीं इनपुट होगा किसी भी इंडस्ट्री में। नेक्स्ट जो बात करी गई है कि फिनिश्ड प्रोडक्ट में जैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो प्रोसेसेस कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, तो प्रोसेसेस इन्वॉल्व दी एक्टिविटीज़। तो ये कई सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करती हैं, फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करती हैं। तो रॉ मटेरियल था और रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये कैसे कन्वर्ट हुआ, तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज़ हुई होंगी। ठीक है, तो उन एक्टिविटीज़ को क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड प्रोसेसेस। और उन प्रोसेसेस को करने के बाद जो हम लोग को रिजल्ट मिलता है, जो हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट। ठीक है, ये एंड प्रोडक्ट होता है और इसी से मेनली क्या होती है, इनकम अर्न होती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई है। बात करते हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स की। मेनली जो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, वर्ल्ड में देखेंगे, इंडिया में देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल रीजन्स है वो मेनली कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, अब देखिए इंडस्ट्रियल रीजन का मतलब मेनली ये होता है, द रीजन्स इमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस। अब देखिए मेनली जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो एरिया होता है जहाँ पर कई सारी इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड होती हैं। कई सारी मतलब एक ही तरीके की इंडस्ट्री नहीं होगी, अलग अलग तरीके की जहाँ पर इंडस्ट्री लोकेटेड होती हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर लोकेटेड होती हैं। और ये करती क्या है कि ये अपने जो आउटपुट्स होते हैं ये दूसरी इंडस्ट्री को शेयर करती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पावर की इंडस्ट्री है, कोई क्या कर रहा है, बिजली क्रिएट कर रहा है, पावर क्रिएट कर रहा है, और बगल में मान लीजिए कोई अमूल की फैक्ट्री है और अमूल में कोई बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हुई हैं। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो रही है वो कहाँ पहुँच रही होगी, वो कहीं ना कहीं अमूल के पास भी जा रही होगी। तो क्या किया इसने, अपना प्रॉफिट किसको दिया, मतलब इसने अपना आउटपुट किसको दिया, अमूल को दिया। अब अमूल उसको यूज़ करेगा। तो ये जो पूरा एरिया कहलाया गया क्या है, एक इंडस्ट्रियल रीजन है। तो इस तरीके से अलग अलग ये कह सकते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ होती हैं किसी भी जगह पे, और वो क्या करती हैं, अपने प्रॉफिट को दूसरी इंडस्ट्री के साथ शेयर करती हैं। ठीक है, या अपने बेनिफिट्स को या कह सकते हैं अपने प्रोडक्ट को दूसरी इंडस्ट्रीज़ के साथ शेयर करती हैं। तो वो एरिया कहलाता है इंडस्ट्रियल रीजन। ठीक है, मेनली कहाँ पर लोकेटेड होते हैं इंडस्ट्रियल रीजन, तो जो भी टेम्परेट एरियाज़ होते हैं। ठीक है, सी पोर्ट्स के पास होते हैं। सी पोर्ट के पास इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ से ट्रेड आसान होता है, यहाँ से किसी भी चीज़ को एक्सपोर्ट बाहर भेजना आसान होता है, इसीलिए सी पोर्ट के पास लोकेटेड होते हैं। ठीक है, मेनली ये कोल फील्ड्स के पास लोकेटेड होता है क्योंकि कोयला जो है वो कोल जो है वो क्या करता है, मेनली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में मदद करता है। तो कोल फील्ड्स के पास भी ये लोकेटेड होते हैं। कौन, इंडस्ट्रियल रीजन्स। इसके बात करी गई है कि जो मेजर रीजन्स हैं, इंडस्ट्रियल रीजन की बात करी जाए वर्ल्ड में जो फेमस इंडस्ट्रियल रीजन हो कहाँ कहाँ हैं, तो ईस्ट नॉर्थ ऑफ अमेरिका में है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में है, ईस्टर्न यूरोप में है, और साथ ही साथ ईस्टर्न एशिया में है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं जो कि वर्ल्ड के हैं। और भारत में अगर देखा जाए इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ कहाँ है, जैसे मुंबई पुणे में है, बेंगलोर में है, ठीक है, हुगली रीजन में है, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन में, ऐसे ऐसे बहुत जगहों पे इंडिया में भी इंडस्ट्रियल रीजन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़। अब देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़ की बात करी गई। तो मेजर इंडस्ट्री में मेनली हमारे पास जो इंडस्ट्री आती है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है जो वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रीज़ में आती है। तो सबसे पहले अगर आयरन एंड स्टील की बात करी जाए, ठीक है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ कहाँ लोकेटेड है, मेनली जर्मनी में लोकेटेड है, यूएस में लोकेटेड है, चाइना, जापान और रशिया में ये लोकेटेड है। ठीक है, तो आयरन स्टील याद रखिएगा किन किन जगहों पे लोकेटेड है। भारत में भी इसकी बहुत बड़ी एक ये कह सकते हैं बहुत बड़ा प्रोडक्शन है आयरन और स्टील का। टेक्सटाइल की बात अगर करी जाए तो टेक्सटाइल कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं क्लॉथ से रिलेटेड है। ठीक है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ लोकेटेड है, तो ये मेनली इंडिया में है, हांगकॉन्ग में है, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान। चाइना में भी बहुत ज़्यादा इसका ये कह सकते हैं लोकेशंस हैं। इसके बाद बात करते हैं सिलिकॉन वैली जो है, ठीक है, कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली की बात करी जाए, या सिलिकॉन वैली ऑफ अमेरिका की बात करी जाए, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया की बात करी जाए,
ठीक है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली क्या कहलाती है? कैलिफोर्निया है। और जो इंडिया की सिलिकॉन वैली है वो कहाँ पे है? बेंगलोर में है। और इसको सिलिकॉन वैली क्यों कहते हैं? क्योंकि सिलिकॉन जो है ये एक ऐसा ये कह सकते हैं एक ऐसा मेटेलॉइड है, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये सेमीकंडक्टर जो है इसी पे पूरी पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बेस्ड है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री है, वो मेनली इन दो जगहों पे पाई जाती है, कैलिफोर्निया में और साथ ही साथ बेंगलोर में। तो ये इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं। अब एक एक करके तीनों को डिस्कस कर लेते हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या है, फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, और साथ ही साथ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो इंडस्ट्री क्या करती है। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात अगर करी जाए तो यहाँ पर होता क्या है, ठीक है। तो ये एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। मिनरल बेस्ड क्यों है? क्योंकि आयरन ओर की ज़रूरत यहाँ पे होती है रॉ मटेरियल के फॉर्म में, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री इसको कहते हैं। अब इनपुट अगर देखे जाएँ इस इंडस्ट्री में, इनपुट क्या क्या होते हैं? तो इनपुट में होता है आयरन ओर, ठीक है। यहाँ पे कोल होना चाहिए, ठीक है। कोल होता है इनपुट, लाइमस्टोन इनपुट है, लेबर का इनपुट होता है, कैपिटल की ज़रूरत होती है, और कई सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जिसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे जाए आयरन ओर इंडस्ट्री की, आयरन और स्टील इंडस्ट्री के इनपुट क्या क्या हैं, तो आप कहेंगे आयरन ओर है, कोल है, ये कोर नहीं है, दिस इज़ कोल, COAL, कोल, ठीक है। इसके बाद लाइमस्टोन की ज़रूरत होती है, ठीक है। लेबर मतलब ये हो गया वर्क फोर्स की ज़रूरत होती है, कैपिटल मतलब पैसे की ज़रूरत होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब मशीन्स की भी ज़रूरत होती है। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे? इनपुट्स हो जाएंगे। प्रोसेसिंग में क्या होता है? प्रोसेसिंग में होता क्या है? जो आयरन ओर है इसको कन्वर्ट किया जाता है स्टील में, ठीक है। आयरन ओर क्या है? एक नॉन प्यूरिफाइड फॉर्म है, ठीक है। ये एक ओर है और इसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा? स्टील में कन्वर्ट किया जाएगा। और कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं? जैसे स्मेल्टिंग है, रिफाइनिंग है, तो ये सब प्रोसेसेस जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग आप लोग याद रखिएगा, ये ऐसे दो प्रोसेसेस हैं जिससे आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये क्या हो जाएंगे? ये प्रोसेस हो जाएंगे जो इन्वॉल्व होते हैं, मतलब प्रोसेसिंग में ये दो चीज़ें आ जाएंगी। आउटपुट में अगर देखें, आउटपुट में क्या होता है? तो आउटपुट में हम लोग को क्या मिलता है? स्टील मिलता है। और स्टील है क्या? तो स्टील होता है बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। तो मॉडर्न इंडस्ट्री का जो बैकबोन है वो क्या कहलाता है? स्टील कहलाता है। क्यों इसको बैकबोन कहते हैं? स्टील को बैकबोन क्यों कहते हैं किसी भी इंडस्ट्री का? क्योंकि जितनी भी मशीन्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो एक इंडस्ट्री में यूज़ करी जाती हैं, वो ज़्यादातर किससे बनी होती हैं? आयरन और स्टील से ही बनी हुई होती हैं। भारत में अगर बात करी जाए तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है, ठीक है। और क्यों डेवलप हुई है? क्योंकि यहाँ पर आसानी से रॉ मटेरियल अवेलेबल है, चीप लेबर अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट आसान है, और साथ ही साथ मार्केट्स भी अवेलेबल हैं इनकी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में आयरन और स्टील इंडस्ट्री डेवलप क्यों हो पाई, ठीक है, तो इसीलिए डेवलप हो पाई क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ पर ईजिली अवेलेबल थे, चीप लेबर अवेलेबल था, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट और मार्केट की भी अवेलेबिलिटी यहाँ पर है। अब कौन कौन से सेंटर्स हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री के? जैसे भिलाई है, दुर्गापुर है, बूमपुर है, ठीक है। बर्नपुर होना चाहिए यहाँ पे, बर्नपुर है ये, ठीक है। और बात करी गई जैसे जमशेदपुर की बात करी, राउरकेला की बात करी, बोकारो की बात करिए, तो ये सब कुछ सेंटर्स हैं किसके? आयरन और स्टील इंडस्ट्री के, ठीक है। मेनली ये 4 स्टेट्स में फैली हुई है, जैसे वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट आयरन और प्रोड्यूसिंग स्टेट्स भी हैं, और यहाँ पर क्या होता है? स्टील भी मैन्युफैक्चर किया जाता है, मतलब स्टील की मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पर बहुत अच्छे से होती है। तो याद रखिएगा 4 स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इसके बाद बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेसिक थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको पता चल चुका होगा। टेक्सटाइल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ कॉटन आता है, सिल्क आता है, तो ये सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वुलन आता है, ठीक है। इस पर बेस्ड आप लोग को चीज़ें पता होनी चाहिए। बात करते हैं आईटी की। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो ये इसका मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है मेनली डील किससे करती है? तो ये डील करती है स्टोरेज, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन है उसका स्टोरेज कैसे होना है, मतलब स्टोर कैसे किया जाए, प्रोसेस कैसे किया जाए और इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, ये आता है मेनली इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अब जो फैक्टर्स हैं जो इसकी लोकेशन को, मतलब कहाँ पे इसको लोकेट किया जाए, ऐसी इंडस्ट्री को कहाँ लोकेट किया जाए, इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? तो पहला रिसोर्स अवेलेबिलिटी, जो भी इसके लिए रिसोर्स की ज़रूरत है उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ पे है, ठीक है। कॉस्ट की और इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है एक आईटी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। अब यहाँ पर अगर देखा जाए इंडिया के केस में, अगर सबसे बड़ा हब देखा जाए आईटी इंडस्ट्री का कौन है, तो वो है बेंगलोर, ठीक है। तो बेंगलोर इज़ द बिगेस्ट हब ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन
इंडिया। और वर्ल्ड में अगर देखें तो वर्ल्ड में देखेंगे तो कैलिफोर्निया है जो कि सिलिकॉन वैली कहलाता है विश्व का। ठीक है, अब बेंगलोर को सिलिकॉन वैली तो कहते ही कहते हैं और साथ ही साथ सिलिकॉन प्लेट्यू भी इसको कहा जाता है। और सिर्फ अगर देखा जाए सिर्फ आईटी इंडस्ट्री बेंगलोर में ही नहीं लोकेटेड है, मुंबई में भी लोकेटेड है, दिल्ली में भी लोकेटेड है, हैदराबाद और चेन्नई में भी बहुत ज़्यादा लोकेटेड है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो भी आप लोग ने पढ़ी। और ये पूरा हमारा चैप्टर था जो कि था इंडस्ट्री। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो भी कॉन्सेप्ट थे हम लोग ने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी आप लोग को अगर अच्छा लगा हो, चैप्टर अच्छा लगा हो, चैप्टर को आप लोग समझ गए हो, तो चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी के जितने भी चैप्टर्स के नोट्स रहेंगे वो आपके लिए बहुत ही जल्द आते रहेंगे। बाकी आप लोग डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करते रहिए और चैनल को भी फॉलो करते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।